टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय, आपके अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और सेफ हैं। आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 11 का A1 सीरीज, जो A1 सीरीज आपको वॉल्यूम फर्स्ट का फुल कंटेंट देगा और साथ ही साथ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स का देगा जो न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव के IIT लेवल के होंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि हम यहां से नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो A1 सीरीज का पहला चैप्टर आपके सामने फिजिकल वर्ल्ड है। इस फिजिकल वर्ल्ड को आज हम लोग बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ सीखने वाले हैं। यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा और समय दीजिए। आपके बोर्ड के सामने ये कुछ मैंने ड्रॉ किया है। आई होप आप इसको पहचान रहे हैं कि ये है क्या। हाँ जी, आपने सही सोचा, ये है प्लेइंग कार्ड्स, जो टोटल अमाउंट में होते हैं 52। हर कार्ड्स मतलब कि हर कैटेगरी के जो कार्ड्स होते हैं, मतलब नाम मैं यहां पे लिखा हूं, ध्यान से पढ़ो, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट, सभी के पास 13 मेंबर्स होते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका रीजन है, ध्यान देना, इसका रीजन ये है कि क्लास 11 और क्लास 12 में अभी आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी मैथ्स में, और उसमें प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कार्ड्स पे होंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि कार्ड्स पे ही कुछ ऐसा इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट ड्रॉ करते हैं जो साथ साथ आपको फिजिक्स भी सिखा दे और साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी दे दे जो मैथ्स में भी काम दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कार्ड्स को खेलने के लिए हम ले लेते हैं 4 पर्सन। ये हमने लिया 4 पर्सन को, जिनका नाम A, B, C और D। ये खेल रहे हैं कार्ड। इनको देखने वाला एक बंदा यहां बैठा है जिसका नाम है रोहन। क्या नाम है? अब कोई स्टूडेंट अगर रोहन नाम का होगा तो वो अपने आप को यहां इमेजिन कर सकता है। अब इसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कन्या बैठी है जिसका नाम है रेशमा। बहुत ब्यूटीफुल है। अब ये जो रेशमा है वो रोहन से पूछ रही है कि रोहन यार, ये 4 जो पर्सन बैठे हैं वहां देख रहे हैं हम लोग, वो खेल रहे हैं कार्ड, लेकिन कार्ड कैसे खेला जाता है मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे? तो रोहन अब बेचारा फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि रोहन को खुद नहीं पता कि कार्ड कैसे खेलते हैं। अब रोहन क्या करता है, ध्यान देना। जैसे ही ए एक कार्ड को ड्रॉ करता है, मान लो वो कार्ड है आपका 7, और बी एक कार्ड को ड्रॉ करता है, मान लो वो 7 नहीं 8 है, और सी एक कार्ड ड्रॉ करता है जो कि 6 है। अब बचा डी ने कार्ड ड्रॉ किया जो कि जैक है। अब हुआ क्या, जैक वाला जो पर्सन है, मतलब डी वाला जो पर्सन है, वो सारे कार्ड को कलेक्ट कर लिया, मतलब विन, जीत गए। अब इस चीज को देख के रोहन क्या बोलता है, क्या समझता है कि जैक वाले कार्ड जिसके भी पास होगा वो पर्सन क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। इस बात को रोहन ने रेशमा को बता दिया और अपनी इज्जत बचा ली। अब दूसरे टर्न में क्या हुआ, ध्यान देना, दूसरे टर्न में बाजी थोड़ी सी पलट गई। अब इसके पास था जैक, इसने ड्रॉ किया जैक, इसके पास था वही 7 नंबर, इसके पास था 5 नंबर, और अब जैक के पास था 1 नंबर। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार फिर से जो 4th वाला पर्सन है, डी वाला पर्सन है, वो सारे कार्ड कलेक्ट कर लेता है और इस बार फिर से ये विन हो जाता है। अब रोहन फंस गया। अब रोहन अपने जरिए जो बताया उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है। क्या चेंजेस कर रहा है, देखो, वो फिर से अब कह रहा है कि जैक वाले तो जीतते हैं, लेकिन जैक से भी बड़ा एक कार्ड 1 नंबर होता है, और जो 1 नंबर रखेगा वो फिर से जीतेगा। इस बात को उसने रेशमा को फिर से बता दिया।
इस तरीके से कई इवेंट्स यहां पे देखे गए और कई इवेंट्स को देख के ये बार बार इसको समझाता गया। यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब थोड़ा सा ये एग्जाम्पल से हट के बात करूं। यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कार्ड्स प्ले कर रहे हैं पर्सन, ये प्लेइंग कार्ड्स एक्चुअल में है आपका नेचर, और जो ड्रॉ किया जा रहा है कार्ड्स को वो है आपका इवेंट। अब इस इवेंट्स को जो स्टडी करके बता रहा है वो है साइंटिस्ट, और जिसके जरिए वो उस इवेंट्स को समझा रहा है वो है उसका लॉ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपके चारों तरफ जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका सराउंडिंग स्पेस है, जो आपका नेचर है, उस नेचर में बहुत से ऐसे इवेंट्स फ्यूचर में भी होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और पास्ट में भी होते आए हैं, जिस इवेंट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट कुछ लॉ के जरिए दुनिया को समझाते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। देखिए कितना सिंपल सा है। नहीं समझ में आया, नहीं मजा आया, सुनो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बोला कि एक्चुअल में फिजिक्स आपका उसी बेसिक्स लॉ का स्टडी है, जिस बेसिक्स लॉ को हम लोग नेचर के कुछ इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। कितना आसान सा है। मैं इसको लिख रहा हूं और आप लोग फटाक से नोट्स क्रिएट करिए। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और यहां पे फिजिक्स को जो मैंने आपको बोला वो लिख दे रहा हूं। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे डेफिनेशन के साथ और नोट्स के साथ। ये आया हमारा फिजिक्स और ये रहा उसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन देखो, इट इज अ स्टडी ऑफ सम बेसिक लॉ which is used for explaining the events of nature। आई होप डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है और इस डेफिनेशन को आप अच्छे से अपने नोट्स में पहले डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो उसको भी आप बखूबी लिखिए, लेकिन वीडियो लेक्चर को एंड करने के बाद। देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखी कि इट इज अ स्टडी ऑफ अ सम बेसिक लॉ विच इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स ऑफ अ नेचर। मतलब आपके नेचर में जो इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उस इवेंट्स को एक पार्टिकुलर साइंटिफिक वे से, एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप किसी एक लॉ से बताते हो तो उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग फिजिक्स बोल देते हो। कितना आसान सा है। अब फिजिक्स के जब डेफिनेशन को हम लोग समझ चुके हैं तो फिजिक्स का बहुत सा क्लास भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारे अभी क्लास 11 के सिलेबस में फिजिक्स का एक छोटा सा क्लास है जो आपको अगर मैं बताऊं तो आपको कहीं ना कहीं नाम नया भी लग सकता है और आप उससे फैमिलियर भी हो सकते हो। वो है आपका मैकेनिक्स। जी क्लास 11 का जो फिजिक्स है वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स फिजिक्स है, मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स है। क्यों और क्या और है क्या, इस चीज को मैं आपको अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए फिजिक्स एक्चुअल में बहुत ही वाइड रेंज में है, मतलब इसका रेंज बहुत ज्यादा है, जिसको देखते हुए फिजिक्स के कई क्लासेस बना दिए गए, जिनमें से कुछ क्लासेस क्या है। देखो पहला क्लास आपका क्लासिकल फिजिक्स या तो क्लासिकल मैकेनिक्स बोल सकते हो। दूसरा क्लास जो है आपका फिजिक्स का ही दूसरा क्लास है, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तीसरा क्लास भी होता है आपका। तीसरा क्लास में मैं आपको एक जो कि आप अभी नहीं सुने हो नाम, वो फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स है।
क्वांटम फिजिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आप अपने पूरे क्लास 11th सिलेबस को कवर कर जाओगे। जी हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब ऐसा मैकेनिक्स जो मैकेनिक्स केवल और केवल एक लॉ पे चलता है, और वो जानते हैं कौन सा लॉ है? वो लॉ है आपका न्यूटन्स का लॉ। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यूटन्स का लॉ ऐसा लॉ है जिस लॉ पे पूरा का पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड है। इसके साथ भी कई लॉज हैं, गैलीलियोस के भी लॉज आते हैं, और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉ दिए। लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक लॉ के तौर पे देखा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो है न्यूटन्स का लॉ। और इसीलिए इस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग कहीं ना कहीं न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे डिटेल वे से चलते हैं। तो आप फिजिक्स का यहाँ पे क्लास देख चुके हो, फिजिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन देख चुके हो। फिजिक्स की डेफिनेशन ये है, फिजिक्स का क्लास ये है। अब इसके आगे का टॉपिक है, मैं बता रहा हूं, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। पहले मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। आई होप आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं नोट्स तो जरूर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नोट्स जो है आपको कहीं ना कहीं 100% बना देता है जी। और बाद में अगर कुछ चीज़ों को आप भूल रहे होते हैं तो वो भी याद दिलाता है कुछ समय के बाद। अभी तो आपको सब याद रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप कुछ बातों को भूल जाओगे तो वो आके अगर वापस नोट्स में देखोगे तो वो फिर से याद हो जाएगा। ये यूज़ है आपका नोट्स का। तो चलिए अगला का टॉपिक, मतलब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक क्या है? जब हम फिजिक्स के बारे में जान गए, फिजिक्स का डेफिनेशन और फिजिक्स का क्लास जान गए, और क्लास 11th में मैंने आपको ये बता दिया कि फिजिक्स का हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स देखेंगे, और क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैंने नाम लिया, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसलिए लिया क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स टोटली डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स लॉ। इन सभी बातों को जानने के बाद अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यूनिवर्स जो हमारा वर्क करता है, उस यूनिवर्स को चलाने के लिए, उस यूनिवर्स को एक तरीके से क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल फोर्स मिले। साइंटिस्टों ने क्या कहा कि यूनिवर्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ फंडामेंटल फोर्स होते हैं। इन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं है जो यूनिवर्स में अभी तक मौजूद पाया गया है। मतलब ये कि साइंटिस्टों ने अभी तक 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या है और उसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। मतलब अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक है आपका फंडामेंटल फोर्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स अगर नहीं जा रहे हो, बहुत बड़े में मत जाओ, सीधे लिखो नेचर, शॉर्ट फॉर्म में लिखो नेचर, नेचर में सब आ जाएगा। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। अब देखो, इसको फंडामेंटल क्यों कहा गया? फंडामेंटल कहने का रीजन, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसी और फोर्स से नहीं बना है। मतलब ये कि ये फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं होगा। मतलब ये कि इसके अंदर कोई और फोर्स अगर तुम ढूंढने जाओ तो वो नहीं मिलेगा। वो फंडा, वो फैक्टर, वो क्राइटेरिया आपका फंडामेंटल का होता है। तो नेचर को चलाने के लिए 4 फंडामेंटल फोर्सेस अभी तक ढूंढे गए हैं, जिनमें से पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो क्या है? आपका है ग्रेविटेशन। नाम सुना है, बहुत अच्छे तरीके से जाना है क्लास 9th में। आज हल्का सा इसको देखते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये है फंडामेंटल। और दूसरा फोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपका नेचर का दूसरा फोर्स है। तीसरा फोर्स आपका जो है वो क्या है? वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग है, नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। चारों फोर्स से ये बहुत ताकतवर होता है।
और लास्ट का जो आपका फोर्स आता है वो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये अभी तक 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही ढूंढे गए हैं, इसके अलावा कोई और फोर्सेस को अभी तक नहीं देखा गया है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आपके अपने पहले क्लास 9 के फैमिलियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। अगर आप लिख लिए हैं तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, बहुत यूज होगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो क्या है, नेचर का ये पहला फोर्स जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लगता है 2 बॉडीज के बीच में, और उन 2 बॉडीज के बीच में ये तभी लगता है जब उनके पास होता है मास। अब दुनिया का ऐसा कोई मैटर, पार्टिकल तो खोजा गया अभी, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अभी नहीं दूंगा, आगे की क्लास में दूंगा। कहने का सेंस ये कि अभी तक दुनिया का कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जिनके पास मास ना हो, भले थोड़ा सा हो, स्मॉल अमाउंट में हो, लेकिन होगा जरूर। इट सेंस दिस, इफ अ बॉडी हैव अ मास देन इट हैव एक्सर्टेड अ अट्रैक्शन फोर्स विच इज नेम्ड एज अ फंडामेंटल ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि 2 बॉडीज के बीच में, और वो 2 बॉडीज कौन होंगी? जिनके पास अपना खुद का मास होगा, उन 2 बॉडीज के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इट सेंस, मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 मास बॉडी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर ग्रेविटेशनल की देखें तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, बट यहां पे मैं लिख रहा हूं आपको नोट्स के लिए, वो ये कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होते हैं, रिपल्सिव में नहीं होते। तीसरा प्रॉपर्टी इस फोर्स का क्या है, ध्यान दो, इसका मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है। न्यूटन में हम इसको मेजर करते हैं तो जाहिर सी बात है न्यूटन में ही लिखेंगे। 5वां जो इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो सुनो क्या है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमारे मास बॉडी के बीच में लगता है और अट्रैक्टिव होता है। साथ ही साथ एक खास बात जो अभी आप क्लास 11th में ही सीखोगे, इसके बारे में और जानकारी लोगे क्लास 11th में ही, लेकिन अभी मैं आपको उससे फेमिलियर कर रहा हूं। वो क्या? वो सुनो, वो ये कि इट इज सेंट्रल इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉ। इस चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन थोड़ा सा आपके आगे के टॉपिक में करूंगा, क्योंकि अभी आप सेंट्रल इनवर्स स्क्वायर फंडा से फैमिलियर नहीं है। ओके, तो ये आपके कुछ फंडामेंटल फैक्टर हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको बताते हैं। अब एक लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूं, वो क्या, ध्यान देना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर फोर्स। मतलब ये चारों फोर्सेस से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन बट एग्जिस्ट, मतलब कि इनका जो रेंज होता है, ये होते तो बहुत वीक है लेकिन इनका जो रेंज होता है वो वाइड रेंज होता है। सेंटीमीटर मीटर से लेके इनफाइनाइट तक ये आपका वर्क कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल जैसे कि ये एक मार्कल है, अब इस मार्कल का भी अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये मार्कल अपना ग्रेविटेशनल फोर्स प्लूटो पे भी लगा रहा है, लेकिन उसकी अमाउंट 0 के बराबर है।
क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। देन वी कंक्लूड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स हैव अ रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर मीटर टू इनफाइनाइट। दिस इज द ग्रेविटेशनल रेंज। ठीक है, आई होप आप समझ सकते हो। तो ये आपका फंडा क्लियर हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब अगला टॉपिक, मतलब कि अगला पॉइंट, ग्रेविटेशनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको हटाते हैं और दूसरा नेचर का फोर्स लेते हैं। जो दूसरा नेचर का फोर्स क्या है, आई होप आप जानते हो, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मास बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जा रहा था, उसी तरीके से एक और एंटिटी होती है, एक और आपका मास जैसा फंडा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। इस चीज को भी आप क्लास 10th में अभी आप पढ़ के आ रहे हो। तो जैसे मास है फंडामेंटल, वैसे ही बॉडी का चार्ज भी है, और जिस तरीके से मास से ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा था, वैसे ही चार्ज से एक दूसरा टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हुआ? मतलब पहला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स exerted between two charged particle। ये दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके आगे अगर दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होता है, लेकिन जो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते भी हो कि अट्रैक्शन फोर्स हमेशा एक एंटिटी के बीच में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक एंटिटी के बीच में, कौन सा एंटिटी, मास के बीच में लगता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपका मास नहीं, चार्ज के बीच में लगता है। और चार्ज हमारे पास कितने हैं? दो। जब हमारे पास चार्ज दो है तो दो नेचर फोर्सेस का मिल के सामने आता है, निकल के सामने आता है। वो क्या? अट्रैक्शन और रिपल्सन। इट सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव as well as repulsive in nature। आगे आई थिंक आप समझ सकते हो मैं क्या लिखूंगा, रिपल्सिव इन नेचर। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखिए तो क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर इसको आप नहीं समझते हो तो इसके जगह पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं कि अब आपके स्क्रीन पे एक मैं बहुत ही कॉमेडी टाइप का दिखाने वाला हूं फोटो। ध्यान दो, ये रहा वो फोटो। अब देखो इसमें क्या समझ रहे हो कि एक साइड में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है और दूसरे साइड में वो दूसरा नेचर का फोर्स बन रहा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। अब कैसे बना, एक कॉमेडी है, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा मत आप सोचिएगा। कैसे बना आप देख रहे हो कि वहां पे वो मास को कंपेयर करके F इज इक्वल टू K M1M2 G M1M2 अपॉन R स्क्वायर बना दिया, और उसी को देख के बस थोड़ा सा चेंजेस करके उन्होंने बना दिया, किसके लिए बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। गेट इट? तो ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का। अब आगे सुनो, अगला जो पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए है वो क्या है। एक्चुअल में ये जो फोर्स है वो दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो चार्जेस से आते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट चार्ज का देखा तब जाता है जब वो चार्ज मोशन में होता है। ध्यान देना इस पॉइंट को।
मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तब उसके चारों तरफ फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक होगा, लेकिन अगर वो पागल होकर घूमना स्टार्ट कर दिया तब उसके चारों तरफ फील्ड दोनों हो जाएगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक, और उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट। मतलब अब उसके साथ जो फोर्स देखा जाएगा वो इलेक्ट्रिक का भी होगा और मैग्नेटिक का भी होगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? मैं यहां लिख दे रहा हूं, देख लो। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड, यहां पे इलेक्ट्रिक में ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक। अब ये कब कब बनते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। क्लियर हुआ? तो ये आपका नेचर का दूसरा फोर्स, जिस फोर्स को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, और नाम के रूप में अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आगे चलते हैं, और आपका नेचर का तीसरा फोर्स, जो तीसरा फोर्स क्या है उसको देखो। वो तीसरा फोर्स है आपका, नाम जानते हो आप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान दीजिए, ये नेचर का जो चारों फोर्सेस हैं, वो चारों फोर्सेस में ये चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको एक यहां पे टर्म देख रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है, Fg से स्ट्रांग है Fe, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कितना स्ट्रांग है? वो है स्ट्रांग 10⁻36 टाइम्स। अब इससे भी स्ट्रांग है आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एक्चुअल में 100 टाइम्स के रेस्पेक्ट में Fe के हो जाता है। अब समझ पा रहे होगे कि ये किस तरीके से और कितने अमाउंट में स्ट्रांग है। गेट इट? बट है क्या एक्चुअल में ये ध्यान दो। न्यूक्लियस के बीच में आप जानते हो कि एटम जो है एटम के बीचों बीच जो न्यूक्लियस है उसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांधने के लिए, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए एक फोर्स यूज होता है, जिस फोर्स को साइंटिस्टों ने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको ब्रेक कर पाएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस, मैं यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट के तौर पे लिख दे रहा हूं कि इट इज एक्सर्टेड बिटवीन न्यूक्लियस पार्टिकल्स। अब न्यूक्लियस पार्टिकल्स क्या होता है आप जानते हो, जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा टर्म, इट इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर। ये नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तीसरा फैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, कितना स्ट्रॉन्ग है मैं आपको अगर यहां पे चाहोगे तो लिखवा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का, वो ये है कि इट इज शॉर्ट रेंज। मतलब ये एक्चुअल में शॉर्ट रेंज का होता है, बहुत ज्यादा इसका रेंज नहीं होता। न्यूक्लियस के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूक्लियस के बाहर स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब एटम के बाहर स्टार्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तीनों फोर्सेस के रेंज अलग अलग हुए। अब आपकी पारी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद किसकी? आई होप आप जानते हो कौन? वीक इंटररिएक्शन फोर्स। मतलब दूसरे नाम में हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में वीक न्यूक्लियर
फोर्स भी बोलते हैं। तो चलिए लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाले फंडामेंटल फोर्स को देखते हैं, जो कि है आपके सामने वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए जनरली ये जो फोर्स होते हैं वो नेचर में देखने को तब मिलते हैं जब आपका होता है न्यूक्लियर, यहां पे मैं लिख रहा हूं व्हेन न्यूक्लियर bombardment happens and beta decay seen, then this force play their role। आई होप समझ गए होंगे कि जब आपका न्यूक्लियर का बॉम्बार्डमेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस में जब हम लोग किसी और पार्टिकल्स को ले आके टकरा देते हैं तो उससे रिलीज होता है अल्फा बीटा गामा रेज। अब अल्फा बीटा गामा डिकेज में अभी आप इस चीज को क्लास 12th में पढ़ोगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, नई चीज नहीं है। इस वीक इंटररिएक्शन फोर्स या तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को और अच्छे तरीके से क्लास 12th में आप सीख जाओगे। अभी आप इतना इंफॉर्मेशन जानिए कि जब कोई पार्टिकल का न्यूक्लियस को हम किसी दूसरे पार्टिकल के न्यूक्लियस के साथ बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो वहां से हमको रिलीज होता है बीटा रेज या तो बीटा डीके वहां पे होने लगता है। अब उसी बीटा डीके के वजह से रिलीज होता है कुछ पार्टिकल और कुछ एंटी पार्टिकल। उसी जगह पे हमारा इस फोर्स का रोल देखने को मिलता है, मतलब वहीं पे हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग देख पाते हैं या समझ पाते हैं या स्टडी कर पाते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि जनरली ये वीक आप जो वर्ड ले रहे हो, ये वर्ड वीक जो है, जाहिर सी बात है ये वर्ड वीक आप देख रहे हो, लेकिन ये नेचर का वीकेस्ट फोर्स नहीं है। वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल ही है। ये नेचर का 3rd नंबर पे वीकेस्ट फोर्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, या 2nd नंबर पे वीकेस्ट फोर्स। अगर आप इस नीचे से ऑर्डर देखते हो तो 2nd नंबर में, ऊपर से देखते हो 3rd नंबर। मतलब कहने का सेंस ये, वीक फोर्स नॉट वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब क्लियर हुआ होगा जी, अब क्लियर आपका हो गया कि इस तरीके से आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसे है, वो मैंने आपको बताया। अब आप समझ सकते हो कि जो यूनिवर्स को ऑपरेट करने का जो 4 फोर्स है, पहला फोर्स आपका ग्रेविटेशनल, दूसरा फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा फोर्स आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्सेस क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी आप आगे के स्टडी में अपने करोगे। जैसे कि आप 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे तरीके से समझ जाओगे, लेकिन क्लास 12th में आप समझोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और इन दोनों फोर्स को। तो ये आपका जो A1 सीरीज का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, और यहीं पे फिजिकल वर्ल्ड्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैं आज एंड कर रहा हूं। अगले लेक्चर में मैं आपके पास लेके आ रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 एक्चुअल में आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो कहानी आपकी स्टार्ट होती है यूनिट एंड मेजरमेंट से, आपकी लड़ाई स्टार्ट होती है यूनिट एंड मेजरमेंट से, और बहुत प्यारी जर्नी स्टार्ट होती है यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो लेक्चर 2 को बहुत जल्द हम लोग आपके पास लेके आ रहे हैं। अभी इस वीडियो में आपका लेक्चर 1 में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड ही केवल। फिर मिलते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ अगले वीडियो का वेट भी करिए। थैंक यू।